स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इसमें देखेंगे क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं। और ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं ये VVI क्वेश्चन है, सभी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करना है और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना है, और चैनल के ऊपर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 3 नंबर वाले फर्स्ट क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकाओं का उल्लेख करना है। तो असहयोग आंदोलन जो हो रहा था तो भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न अलग अलग तरीका अपनाए गए थे, उसको यहाँ पे आपको बताना है, लिखना है, उल्लेखित करना है। ठीक है, तो आप इसका आंसर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हो सके जहाँ तक हो सके इसका आंसर अपने भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीका क्या है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में हुई और 1922 तक चली। ठीक है, असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके इस प्रकार से है। पहला, गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए तथा इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। ठीक है, पहला पॉइंट था असहयोग आंदोलन का जो तरीका यहाँ पे विभिन्न तरीका लेके चल रहा था वो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दिया हुआ यहाँ पे, देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारियों से प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया तथा मदरसा के अतिरिक्त प्रायः सभी प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पे बताया गया है कि सभी जितने भी पढ़े लिखे या फिर अलग अलग प्रकार के लोग थे उसने त्यागपत्र मुकदमा लड़ना, स्कूल जाना, कॉलेज छोड़ दिया। ठीक है, मदरसा अतिरिक्त, ठीक है, चुनावों का बहिष्कार किया। तीसरा पॉइंट है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। क्या किया गया? विदेशी वस्तु जो था उसको बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई तथा विदेशी कपड़े की होली जलाई गई। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ा। ठीक है, जब क्या किया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगा तो क्या हुआ कि व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से मना कर दिया और देश की खादी जो प्रचलन थी उसमें बढ़ावा हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आप लिख सकते हैं इसका और भी पॉइंट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपको बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका दिया हुआ है कि ग्रामीण इलाकों में जमींदारों को नई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नई धोबी बंद का फैसला किया। मतलब क्या करा है कि ग्रामीणों इलाकों में जमींदारों को, जो जमींदार थे वो तो बेसिकली तो वो सरकार के ही थे। ठीक है, वो ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में ही आते थे। तो क्या हुआ कि ग्रामीण इलाकों में जमींदार जो थे उनका नाई और धोबी जो कपड़ा और बाल उल काटने वाले थे उस सुविधाओं से वंचित करने के लिए एक पंचायत रखा और पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। ठीक है, और उसने नाई धोबी बंद कर दिया जमींदारों को। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीका ऐसा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को क्लियर कीजिए, 3 नंबर अपना मुट्ठी में कीजिए क्योंकि सभी क्वेश्चन VVI है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गए हम लोग नया क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? या क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है कि भारतीय उद्योगों पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों की चर्चा करें। ठीक है, चर्चा करना है या क्यों बढ़ा ये बताना है आपको। ठीक है, इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई जिसके कई कारण थे। पहला, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया।
जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटेन ऐसा उलझ गया कि उसका जो ध्यान था वो अपने बचाव में लग गया, ठीक है। वह भारत में अपने माल को निर्यात ना कर सका, और क्या हुआ कि वह भारत में क्या हुआ कि अपना जो माल था जो वहाँ से बनता था वो भारत नहीं ट्रांसफ़र कर पाया, निर्यात नहीं कर पाया, ठीक है, नहीं भेज पाया, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो जब यहाँ पे अपना माल यहाँ पे नहीं भेज पाया तो भारत के उद्योगों में जो भारत के वस्तु थे उसको पनपने में आसानी हुआ, ठीक है, सुअवसर प्रदान हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंग्लैंड ने सब कारखानों निर्यातों की विभिन्न चीज़ें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गए, इसीलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। तो क्या हुआ कि जैसे कि बहुत सारे जो वस्तु थे वो इंग्लैंड से बनकर आते थे, ठीक है, तो इंग्लैंड से बनकर आ रहे थे, तो क्या हुआ कि वहाँ की जो सरकार, वहाँ की जो कारखाने थी वो फौजियों, ठीक है, सिपाहियों, सैनिकों की सामग्री बनाने में लग गया। तो क्या हुआ कि भारत वो प्रोडक्ट को नहीं भेज पा रहा था, तो भारत प्रोडक्ट को नहीं भेज पा रहा था तो उसने क्या किया कि भारत में उद्योगों को रातों रात, जब मतलब कि वो नहीं भेज पा रहा था, जो पुराने छोटे मोटे उद्योग चल रहा था वो धीरे धीरे डेवलप हो गया, रातों रात उसे बड़ा होने का देसी बाजार मिल गया, ठीक है, उसे बाजार मिल गया। चलिए आइए तीसरा पॉइंट ऐसे लिखिएगा कि एक विशाल देसी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ों जैसे फौज के लिए वर्दी, बूट आदि बनाने, टेंट बनाने, घोड़े के लिए अनेक प्रकार का सामान बनाने आदि के ऑर्डर मिल गए तो उनमें नई जान आ गई। वही, और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया भारतीय उद्योगों की प्रगति करते गए। तो क्या कह रहा है कि जब प्रथम युद्ध हुआ तो ब्रिटेन उलझ गया था, ब्रिटेन को सैनिकों के लिए कपड़ा चाहिए तो वो ब्रिटेन के कल कारखाने को लगा भी दिए थे, बट वहाँ से नहीं हो पा रहा था आपूर्ति, तो उसने क्या किया कि भारत की जो कल कारखाने थी उनको भी ऑर्डर देना चालू कर दिया और उनके द्वारा भी बनवाने लगे, ठीक है, उनके द्वारा भी बनवाने लगे। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे भारत की उद्योग भी प्रगति करने लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लिख दीजिएगा ऐसे, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। 3 नंबर वाले तो बेसिकली 3 पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कहीं 5 नंबर में पूछ दे तो इसीलिए 5 पॉइंट को जानना जरूरी है, सुनना जरूरी है। पुरानी कारखानों के साथ साथ बहुत सारे नए कारखाने खुल गए, और जब अधिक मात्रा में, इकोनॉमिक्स में आप देखे होंगे कि जब अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है तो फिर आपूर्ति करने के लिए थोड़ा सा मशीनों को, कल कारखानों को, पुर्जों को बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अधिक नए कल कारखाने खुल गए, जिसमें उद्योगपतियों को ही नहीं वरना मजदूरों और कारीगरों को भी चांदी हो गए। मतलब कह रहा है कि जब नया कल कारखाना खुलेगा तो मजदूर भी चाहिए, जब मजदूर, तो ये कह रहा है कि मजदूरों के लिए भी वहाँ पे अवसर खुल गए। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देकर भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर अधिक बल देना शुरू कर दिया, ठीक है। जब ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध में उलझ गया तो क्या हुआ कि यहाँ के नेताओं ने स्वदेशी पर अधिक बल देना शुरू कर दिया, ठीक है। देखा कि वो फसल है तो यहाँ पे अपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कूटनीति स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे दिया हुआ है कि श्रीलंका के समाज की जाति बनावट की व्याख्या करें। तो जो श्रीलंका में जो वहाँ की समाज बनी हुई है उसकी जाति बनावट को बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, ठीक है। आप जानते हैं कि श्रीलंका कहाँ पे है, इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है, ठीक है, और श्रीलंका में 2 जाति समूह के लोग रहते हैं। श्रीलंका में 2 जाति समूह के लोग रहते हैं, पहला है सिंहली और दूसरा है तमिल, ठीक है। श्रीलंका की आबादी का 74% हिस्सा जो है भाग वो सिंहली के है और 18% लोग तमिल हैं। अधिकतर सिंहली लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो सिंहली लोग हैं जो अधिक परसेंटेज है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि तमिल में कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान हैं। अल्पसंख्यक तमिल देश के उत्तर पूर्वी भागों में रहते हैं और बाकी देश के हिस्से में बहुसंख्यक सिंहली निवास करते हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और सिंहली
तमिल दोनों भाषाएं जानते हैं। मतलब कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जो बनावट है श्रीलंका की समाज की जातीय बनावट इस प्रकार से था। आपने देखा कि वहाँ के 2 करोड़ जनता है वहाँ पे, उसमें से बेसिकली 2 प्रकार के वहाँ पे जातीय समूह है, एक सिंहली और तमिल। सिंहली लोग यहाँ पे बहुत अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि तमिल लोग जो है उसमें से हिंदू और मुस्लिम है, ठीक है, मुसलमान है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ की जातीय जनगणना जातीय बनावट है, समाज की जातीय बनावट है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 को आप देखिए दिया हुआ है कि दबाव समूह की गतिविधियां लोकतंत्र सरकार के कामकाज में कैसी उपयोगी होती है। तो दबाव समूह की गतिविधियां लोकतंत्र सरकार के कामकाज में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी होते हैं। पहला, दबाव समूह क्या होता है समझिए। दबाव समूह सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाती है और जनता की समस्या को राजनीतिक दल तक। जब सरकार जनता की समस्या से अवगत नहीं होती है तो आंदोलन के माध्यम से आम जनता सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराती है, ठीक है। और कुछ विशेष वर्ग के दबाव से में आने से रोकती है, ठीक है, विशेष प्रकार के। और दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि कामकाज में कैसे उपयोगी है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि दबाव समूह सरकार को बताती है और राजनीतिक दलों तक पहुँचाती है और उनको ये काम करने में मजबूर करती है, ठीक है। दूसरा है कि दबाव समूह सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। और दबाव समूह क्या होता है कि सरकार को निरंकुश होने से रोकती है, अर्थात सरकार को कानून के दायरे में रहकर कार्य करवाती है, जिसे लोकतंत्र मजबूती मिलती है, ठीक है। और आप नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं इसे कि दबाव समूह सरकार का अपने ही नहीं वरना जनता के हित के लिए कानून बनाने का समर्थन करती है। दबाव समूह ये नहीं कहता है कि हमारे लिए कानून बनाइए, वो जनता के हित के लिए कानून बनाने के लिए बात कहती है तथा सरकार को किसी एक हित में कानून बनाने से रोकती है और एक लोगों के लिए कानून बनाने से रोकती है, ठीक है। ये दबाव समूह का कार्य होता है। दबाव समूह के माध्यम से विभिन्न समाज के विभिन्न समुदायों के बीच संतुलन बना रहता है। तो 5वां पॉइंट लिखिएगा कि दबाव समूह नागरिकों की जरूरतों से सरकार को अवगत कराती है, जबकि इस तरह दबाव समूह सरकार के कामकाजों पर नियंत्रण रखती है। अगर दबाव समूह नहीं होता तो सरकार की कामकाज मनमौजी होता, ठीक है। तो गलत कानून का निर्माण या जनता के हित की अनदेखी ना करें एवं जनता के लिए कार्य करें। जनता दबाव समूह के माध्यम से सरकारी कार्यपालिकाओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप दबाव समूह की कामकाज सरकार के लोकतंत्र सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी है ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्यापार संगठन क्या है। व्यापार संगठन क्या है, तो इसके मुख्य उद्देश्य को लिखना है, बताना है। देखिए यह एक संस्था है। व्यापार संगठन क्या है? एक संस्था है जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार के नियमों को उदार बनाती है। इसे बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए व्यापार संगठन क्या है, इसका आंसर सबसे पहले लिख लीजिए आप, जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इससे बहुपक्षीय व्यापारी प्रणाली भी कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य विश्व को बढ़ावा देना होता है, ठीक है। अब जानते हैं कि ये क्या है, ठीक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1947 से 1994 तक गेट व्यापार समझौता करने की एक जनसभा थी। 1995 के बाद गेट विश्व व्यापार संगठन बना। जो ये गेट था वो क्या हुआ कि विश्व व्यापार संगठन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब क्वेश्चन एक और था ये कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से लिखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य, पहला इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि उसमें समानता हो, खुलापन हो और वह बिना किसी भेदभाव के हो, ठीक है। इसका पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार के झगड़ों को निपटता है, ठीक है। तीसरा उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन विकसित तथा अल्प विकसित देशों को प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और भी पॉइंट है, देखिए यहाँ पे
दिया हुआ है कि यह कुछ नियम व शर्तें बनाता है जिन्हें सभी सदस्यों को अपनाना पड़ता है। इस प्रकार से ये पॉइंट इसका आप लिख सकते हैं कि इसके क्या उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋण के अनौपचारिक स्रोत क्या है। तो ऋण के अनौपचारिक स्रोत क्या है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित अनौपचारिक स्रोत है। पहला कि अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा कोई संगठन नहीं जो ऋणदाताओं की ऋण क्रियाओं की निरीक्षण करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है, इसमें सामाजिक कल्याण का कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें दिया हुआ है कि यह अनौपचारिक स्रोत की अपेक्षा अधिक ब्याज लेता है। ठीक है। यह ऊंची ब्याज दरों के अतिरिक्त अन्य कई कठोर शर्तें लगाते हुए कार्य करता है। इसके अंतर्गत वे छोटी और छिटपुट इकाई शामिल होते हैं जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अनौपचारिक ऋण के अनौपचारिक स्रोत जो है वो इस प्रकार से है। ठीक है। इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। ठीक है। इस प्रकार से साथियों ये 6 प्रश्न को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये 6 प्रश्न आप देखे होंगे बेसिकली से, और नहीं देखे हैं तो आप फिर से रिवर्स कीजिए, भगा के देखे होंगे तो, और सभी को क्लियर कर लीजिए। ठीक है। फिर हम लोग इसी तरह से 3 नंबर वाले को देख रहे हैं, हम लोग अगले वीडियो में 5 नंबर वाले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है। तो चलिए साथियों वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नया दिन नया वीडियो लेकर। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।